नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और सुनाइए कैसे हैं? याद हो रहा होगा अब आप लोगों को। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा नया टॉपिक है। आज हम नागवंश को पढ़ेंगे। ठीक, इसके पहले हम मगध साम्राज्य में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन को पढ़ लिए। अब हम नागवंश पढ़ेंगे। नागवंश, ठीक, नागवंश। इनका शासनकाल कब था आपको पता है? नहीं पता है। 412 से 344 ईस्वी था। 412 से 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व इस नागवंश का शासन था। ठीक, नागवंश में मुख्य रूप से 3 शासक देखने को मिलते हैं। ठीक, 2 शासक ने कुछ न कुछ काम किए हैं। तीसरा शासक का बहुत ज़्यादा काम की जानकारी नहीं मिली है मुझे। जैसे ही मिलेगी वैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक, तो मैं जैसे लिख रही हूँ उस तरीके से अभी आप थोड़ा सा समझिए। मैं छोटे में समझाने का पहले प्रयास करती हूँ, उसके बाद उसे विस्तृत रूप से समझाऊंगी। ठीक, हम यहाँ नागवंश की बात कर रहे हैं। ठीक, नागवंश में मुख्य रूप से 3 शासक देखने को मिलते हैं। ठीक, मिलते हैं। अब ये कौन कौन है, जरा मैं नागवंश की 3 शासक के नाम लिख दे रही हूँ यहाँ पर। ठीक, एक पहला शासक है जिसने नागवंश की स्थापना की। इस नागवंश को कहीं कहीं पुस्तकों में सहसु नागवंश लिखा रहता है। पहला जो इसका शासक है शिशुनाग। ठीक, शिशुनाग। अब ये जो दूसरा शासक था कालाशोक। कालाशोक भाई गलत हो जा रहा। कालाशोक। उसके बाद तीसरा कौन था? नंदीवर्धन। इसी को महानंदिन भी कहते हैं, महानंदिन। ठीक, आपके परीक्षा के लिए 2-3 यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहले उसे समझाते, उसके बाद इनकी कहानियां बताऊंगे। ठीक, जो शिशुनाग है, शिशुनाग का समय क्या था? 412 से 394 ईसा पूर्व। ठीक, अब हम सिर्फ शिशुनाग की बात करते हैं। ठीक, शिशुनाग ने किया क्या क्या काम? ठीक, शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया था। पहली बात कि शिशुनाग काशी का अमात्य था, और अमात्य मतलब कि एक टाइप से गवर्नर टाइप का। ठीक, वह उदयन के कहीं न कहीं शासनकाल उदयन का ही वह एक अधीन था। वह सेना का
सेनापति भी था। ठीक, यो जो शिशुनाग है, यह सामान्य प्रश्न आपसे क्या पूछता है कि जनता द्वारा, मगध साम्राज्य पर जनता द्वारा कौन सा राजा चुना गया था, कि जनता ने चुन के राजा बनाया था, वह शिशुनाग था। यह सामान्य जनता द्वारा चुना गया था, चुना गया था। ठीक, शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया था, मगध में मिलाया था। कैसे मिलाया था? जीत कर मिलाया था। ठीक, और इसने मगध की दूसरी राजधानी, मगध की जो दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया था, वैशाली को बनाया था। तो शिशुनाग से आपके यह 3 प्रश्न ही है मुख्य रूप से जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब हम कालाशोक की बात करते हैं। ठीक है, अभी आप बस समझिए, उसके बाद हम आगे समझा रहे हैं। अब कालाशोक का जो समय था 394 ईसा पूर्व से कब तक था? 366 ईसा पूर्व तक की बात है। ठीक, ये इनका कालाशोक का समय था। देखिए, कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। एक बात, कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण शब्द से संबोधित किया गया है। अब इन्होंने क्या किया था? कालाशोक ने सबसे पहले बात, पुराणों में कालाशोक को, पुराणों में कालाशोक के लिए काक वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, कालाशोक ने ही वैशाली से पुनः राजधानी कहाँ लाता है? पाटलिपुत्र। कालाशोक ही पुनः राजधानी वैशाली से कहाँ लाता है? पाटलिपुत्र लाता है। ठीक, लाता है। और इसी कालाशोक के समय दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। कालाशोक के समय दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। ठीक, जब और दूसरा बौद्ध सम्मेलन जब हुआ कालाशोक के शासनकाल में, तो उसी समय बौद्ध सम्मेलन में बंटवारा हो जाता है। क्या होता है? बंटवारा। बौद्ध संघ बढ़ जाता है। बौद्ध संघ सम्मेलन हुआ और बौद्ध संघ बट जाता है। और कैसे बढ़ता है जरा हम देखते हैं। ठीक,
एक तरफ होता है स्थविरवाद, स्थविरवाद, और दूसरे तरफ होता है महासांधिकवाद, सांधिक, ठीक, महासांधिक, ठीक। अब ये स्थविरवाद ही बाद में हीनयान बनता है और महासांधिक महायान बनता है। यह क्या बनता है? हीनयान। समय के साथ आगे जब हम बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो इन सब की चर्चा अच्छे से करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, जहाँ जितनी बात है उतनी ही बताऊंगी, ठीक। और महासांघिक बन जाता है महायान। अब हम ये स्थविरवाद क्या है? परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाला स्थविरवाद कहलाता है। यही लिख दें, ठीक है। ये स्थविरवाद के लिए मैं लिख रही हूँ, ठीक है ना। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाला क्या? स्थविरवाद कहलाता है, कहलाए, ठीक। और महासांघिक क्या हुआ? जिन लोगों ने नए नियमों को समाविष्ट कर लिया, जिन लोगों ने नए नियमों को अपना लिया, जोड़ लिया, उन्हें महासांघिक कहा गया। इसको भी यहीं लिख देते हैं, इसको ऊपर लिख देती हूँ, ठीक, समझिएगा। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म में, जिन लोगों ने बौद्ध धर्म में नए नियम समाविष्ट कर लिया, वे महासांघिक कहलाए, महासांघिक कहलाए, ठीक। यह बात आपको समझ में आई? फिर से देखिए, फिर वहाँ हम आते हैं, ठीक। फिर से देखिए, शिशुनाग, हमने नागवंश में पहले जो नागवंश का संस्थापक जो हुआ यह शिशुनाग था। कब हुआ? 412 से 394 ईसा पूर्व में। यह शिशुनाग सामान्य जनता द्वारा चुना गया था। अवंती को मगध में मिलाया था, अवंती को इसने मगध में मिलाया था। एक बार हमने आपको बताया था ना कि अवंती का, जब वो मगध में अवंती को मिलाया तो अवंती का अधिकार कहाँ कहाँ था? अवंती का अधिकार वत्स पर भी था। तो जब मगध में मिला अवंती तो उसके साथ वत्स भी आ गया। अवंती का अधिकार अश्मक पर भी था तो अश्मक भी उसके अधिकार में आ गया मगध के, और अश्मक का अधिकार कलिंग पर था। हमने आपको बताया था पहले। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने आपको नक्शा बनाया था, इस तरीके से समझाया था ना, ये इस तरीके से हमने बताया। ये आपका यहाँ कलिंग था, यहाँ अश्मक था, ठीक। ये है कलिंग, ये है अवंती, ठीक। वत्स भी इधर था, ठीक। ये है मगध। तो अब क्या हुआ? ये जो अश्मक है पहले यहाँ पर अधिकार करता है कलिंग पर, तो ये इसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। अब अवंती क्या करता है? अश्मक को भी जीत लेता है, तो ये यहाँ इसके अधिकार क्षेत्र में ये आ जाता है। अब अवंती वत्स को भी जीत लेता है तो यह पूरा का पूरा इसके अधिकार क्षेत्र में। फिर मगध शिशुनाग के नेतृत्व में मगध ने
इसको जीत लिया पूरा। तो अब क्या हुआ, मगध में पूरा का पूरा इलाका आ जाता है और यहाँ का राजा जो था उस समय मगध का शिशुनाग था। ठीक, यह बात आपको समझनी चाहिए। ठीक, अब जो उदयन की तो मृत्यु हो जाती है। उदयन के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो सब अयोग्य होते हैं। उत्तराधिकारी में थे अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, ये सब थे। ये तीनों अयोग्य साबित होते हैं। तो नागदशक का ही यह एक सेनापति था और काशी में शिशुनाग अमात्य के रूप में वहाँ पर इसकी पोस्टिंग थी, समझ लिए, वो काम करता था वहाँ पे। तो वहाँ की जनता ने ही वहाँ के मगध के राजा को पदच्युत कर दिया, हटा दिया, और जनता द्वारा यह प्रेम पूर्वक चुन करके बनाया गया था शिशुनाग मगध का राजा। और अवंती को मगध में मिला लिया था और साम्राज्य अपना बढ़ा लिया था। किसने? शिशुनाग ने। यहाँ हमने बताया कि अवंती का वत्स पे अधिकार, अवंती का अश्मक पे अधिकार, अश्मक का अधिकार कलिंग पे था। तो ये पूरा का पूरा आ गया आपको। फिर शिशुनाग ने ही वैशाली को राजधानी बनाया था। ठीक, अब राजधानी क्यों बनाया था शिशुनाग ने? जो बज्जी संघ था, उस बज्जी संघ पे कठोर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इस शिशुनाग ने एक दूसरी राजधानी वैशाली में बना लिया था। ठीक, अब हम कालाशोक की बात करते हैं। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक है। ठीक है, कालाशोक का समय 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व है। पुराणों में कालाशोक के लिए काकवर्ण शब्द का प्रयोग किया गया, यानी काकवर्ण नाम से इसको पुकारा गया है वहाँ पर। अब कालाशोक वैशाली से पुनः राजधानी को क्या कर देता है? पाटलिपुत्र लाता है, यानी हस्तांतरित कर लेता है। ठीक, और कालाशोक के समय दूसरा बौद्ध सम्मेलन होता है। इसी सम्मेलन को संगीति भी कहा जाता है। संगीति, यहाँ पर आप संगीति भी लिख सकते हैं। ठीक, और उसी दूसरे बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक, बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो 2 भागों में बटा, एक भाग है अस्थिरवाद, अस्थिरवाद ही आगे जाके हीनयान बनता है, और दूसरा भाग है महासांधिक, और महासांधिक आगे जाके महायान बन जाता है। और अस्थिरवाद का मतलब यह है कि परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाला ही अस्थिरवाद कहलाया। और महासांधिक, जिन लोगों ने बौद्ध धर्म में नए नियम समाविष्ट जोड़ लिए वह महासांधिक कहलाए। ठीक, ये इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। यह बात इतनी। अब इसके बाद ये इस वंश का अंतिम राजा था। ठीक, अंतिम राजा, ठीक है ना, इस वंश का अंतिम राजा था। यहाँ पर इनके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं मिली है, मेरे पास किताब में भी नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर नहीं आपको दे रहे हैं। जैसे ही मिलता है एक पेज आप छोड़िएगा और मैं अगर मिलेगा तो कुछ बातें लिखवा दूंगी। अब इसी चीज़ को मैं विस्तार से एक एक करके बताऊंगी कि यह सामान्य जनता द्वारा कैसे चुना गया, और इसकी सबकी एक एक करके। ठीक, तो आप लोग वहाँ से इसे भी आप स्क्रीनशॉट पहले खींच लीजिए। हो गया? ठीक, हाँ, क्या बेटा आपने कुछ कहा था ना? अच्छा, उदयन के बारे में। हाँ, तो उदयन तो अजातशत्रु का लड़का था। अच्छा, हाँ, बिंबिसार को अजातशत्रु ने मार दिया था। ठीक ठीक, अच्छा सुनिए, अब कहानी के रूप में ही मैं सुना देती हूँ। बिंबिसार को राजा बनने के लिए अजातशत्रु ने मार दिया। जब अजातशत्रु भी राजा बन गया
फिर समय समय अपना उसने भी अपना काम किया, जो भी थी हमने कल अजातशत्रु के बारे में आपको बता दिया। ठीक, तो अजातशत्रु को भी उसका लड़का उदयन या कहीं कहीं उदयभद्र भी मिलता है नाम, उसने भी उसको मार दिया। किसको? अजातशत्रु को मार के वह राजा बनता है। अजातशत्रु, उदयन, ये दोनों के दोनों चंपा के उपराजा थे। यह बात हमने कल की वीडियो में आपको बताई थी। ठीक, कल वाली जो हमारी क्लास हुई उसमें बताया था। अब आपका सवाल ये है कि उदयन को किसने मारा? ठीक है बेटा, उदयन को देखो, इसके लड़कों ने स्वीकारा नहीं है कि मैंने मारा। ठीक, जबकि बुद्ध के सामने बिंबसार स्वीकारता भी है कि मैंने अपने पिता की हत्या की है। अब हत्या क्या वो खुद ही थोड़ी जाके माराया था, वो उसने किसी से मरवाया था। उसी तरीके से उदयन, आपको बताया था कि उदयन जैन धर्म का पोषक था, जैन धर्म मानने वाला था। तो उदयन जैन धर्म की तरह वह व्रत उपासना जो भी कुछ जैनियों की तरह बिल्कुल करता था, जैनियों की तरह ही वह पोशाक भी पहनता था। एक बार वह अपना घूम रहा था तो अवंती के शासक, उस समय अवंती का एक शासक था, पालक नाम था उसका। उस पालक का एक गुप्तचर आता है, भाई देखता है, वो तो साधु के भेष में थे, जैन साधु की तरह। अब कहीं पर अवंती के पालक राजा का वह गुप्तचर लिखा है और कहीं पर इस बात की चर्चा है कि अवंती का जो राजा पालक था, पालक का मतलब कि वो सब्जी वाला पालक नहीं, उसका नाम ही पालक था। भाई अवंती का राजा था उस समय, पालक था, उसका लड़के की की चर्चा है कि अवंती का राजा पालक का राजकुमार था वो। ठीक, उसने उसकी हत्या कर दी थी। किसकी? उदयन की। इस बात की जानकारी पुस्तकों में है कि उदयन की हत्या अवंती के राजा पालक द्वारा भेजे गए गुप्तचर, या उसका जो गुप्तचर के रूप में ही हो सकता आया हो, राजकुमारी रहा हो, उसने उसकी हत्या कर दी थी। यह बात चर्चा में, लेकिन उसके पुत्रों के लिए नहीं। पर हाँ, कहीं न कहीं इसमें षड्यंत्र उसके पुत्रों का ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि उदयन के जो पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, इन तीनों ने बारी बारी से शासन किया था मगध पर। तीनों ने बारी बारी से शासन किया था। इसका मतलब क्या है कि उसने मरवाया ही था और सबके सब पितृहंता ही थे। अब आपको, मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी। आपका बस यही था ना कि अजातशत्रु ने बिंबसार को मारा तो उदयन का लड़का, कौन वाला लड़का, उदयन को मारा था ना। तो उसका, क्योंकि उसके लड़कों ने ऐसा बात नहीं स्वीकारा कि मैंने मरवाया, यह बात मुझे भी पुस्तक में नहीं मिली है लिखी, लेकिन मरवाया उन्होंने ही था। ठीक, उनका स्पष्ट, जिस तरीके से स्पष्ट बुद्ध के सामने अजातशत्रु स्वीकारता, इस तरीके से इनके पास नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी सवाल का जवाब मिल चुका है आपको। अब हम यहाँ स्क्रीनशॉट आप लोगों ने खींच लिया होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हटाइए। तो हम अब इन बातों को एक एक करके मैं समझा रही हूँ। ये इतनी जो बातें हैं आपके परीक्षा में नागवंश से 1, 2, 3 प्रश्न। ठीक, सुनाग को लेकर, कालाशोक को लेकर 1, 2, 3। ठीक, 3 में एक ये जो चौथा प्रश्न बनता है, कितना हुआ? 3, 3, 6। नागवंश से आपके 6 प्रश्न पूछने की संभावना रहेंगी और ये 7वां प्रश्न अगर बनता है तो अंतिम शासक कौन था, नंदिवर्धन या महानंदिन था। ठीक, अब हम इसको विस्तार से बताएंगे। ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम सबसे पहले यहाँ लिख ही लेते हैं कि जो जो हमें जिन पर चर्चा करनी है वहाँ किनारे में मैं लिख रही हूँ, एक एक करके मैं यहाँ चर्चा करूँगी, आप लोग भी उसको मेरे साथ लिखते रहिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट बाद में खींच लीजिएगा, समय दूंगी। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो बातें हमने यहाँ लिखी, पहले एक का यहाँ लिख लेती हूँ। शिशुनाग, ये पहले जो शासक था वह था शिशुनाग, शिशुनाग। ठीक, इसका समय काल भी यही लिख लीजिए, 412 से 394 ईसा पूर्व। ठीक, अब शिशुनाग के बारे में मैंने 3 बातें बताई थी। पहला, जनता द्वारा चुना गया था, जनता द्वारा चुना गया था ना, चुना गया। दूसरा, अवंती, अवंती को मगध में मिलाया, मगध में मिलाया। तीसरा, दूसरी राजधानी बनाया था, दूसरी राजधानी। इन्हीं 3 पर पहले हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ठीक, राजधानी वैशाली, वैशाली को बनाया। ठीक, अब थोड़ा सा हम नागवंश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, कि नागवंश क्या है। देखिए, कुछ किताबों में नागवंश के लिए शेषुनाग भी लिखा है और यह नागवंश ही है। नागवंश भी एक प्राचीन वंश है। अब थोड़ा सा हम आपको ऋग्वेद की तरफ ले चलेंगे। ऋग्वेद में जब हमने बताया था, दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक का जो उसमें बातें लिखी हैं, उसमें राजा महाराजाओं के बारे में लिखी गई हैं। और वो कैसे राजा महाराजाओं को बारे में, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा महाराजाओं के बारे में लिखी गई है। और उसे हृदय मंडल या वंश मंडल भी कहा जाता है 2 से 7 तक के बाद। यह बात पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक, तो नागवंश भी एक प्राचीन वंश है। इसे भारशिव नागवंश भी कहा जाता है। नागवंश को भारशिव नागवंश भी कहा जाता है। ये जो नागवंश है, इसकी कई सारी शाखाएं थीं, कई सारी शाखाएं थी। नागवंश की एक शाखा हर्यक वंश है, हर्यक वंश है। यहाँ तक कि जब हर्यक वंश का राजा बिंबिसार बनता है तो उसके लिए भी, यहाँ तो देखिए परीक्षा वाली बात थी इसलिए हमने नहीं बताई थी, तो उसके लिए भी कि उसके एक पारिवारिक जो उसका वर्ण व्यवस्था की जो बात है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात, तो उसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही है कि यह शूद्र है, किसी ने कहा वैश्य है, किसी ने कहा क्षत्रिय है। लेकिन अंततोगत्वा बिंबिसार को क्षत्रिय माना गया था, क्योंकि अगर वह क्षत्रिय नहीं होता तो उसको ब्राह्मणवादी परंपरा के लोग स्वीकारते भी नहीं। हालांकि वहाँ तक तो आर्य वाली सभ्यता गई भी नहीं थी मगध पर। ठीक, फिर भी वहाँ का जो उनके पिता जो थे क्षेत्रोजस, वह एक सेनापति थे, एक राजा के। ठीक, और वो सेनापति कहीं न कहीं बृहद्रथ वंश के थे। हम बात कर रहे थे नागवंश पर। ठीक, तो नागवंश की कई सारी शाखाएं हैं। आपको बताया, पुराण और बौद्ध ग्रंथ में अलग अलग बातें देखने को मिलती है। पुराण मगध पर बृहद्रथ वंश का शासन मानता है और संस्थापक भी बृहद्रथ ही था, जबकि बौद्ध ग्रंथ हर्यक वंश को मगध का प्रथम संस्थापक माना जाता है। ये सारे के सारे नागवंश से ही कहीं न कहीं जुड़े थे। नागवंश को भारशिव नागवंश भी कहा जाता है। ठीक, भारशिव नागवंश ही पहले लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे या किसी न किसी भी एक से जोड़ते थे अपने आप को। अब ये लोग शैव थे, शैव भक्त थे। अब ये जो लोग शिव के मुकुट वगैरह धारण करते थे,
और शिव के सर्प का मुकुट धारण करते थे। सर्प यहाँ जो बाजूबंद कहते हैं, कुछ गले में पहनते, वह नागवंश के रूप में हो गए। और इसी की एक शाखा थी, क्या यही लोगों से निकले थे जो कुछ लोग शिवलिंग ही अपने कंधों पर धारण करने लगे, शिवलिंग जैसा मुकुट हो गया, उन्हें भार शिव कहा, यानी शिव का भार ढोने वाला। और इसमें बहुत सारे शाखाएं हैं, जबकि नागवंश वाली ही शाखा से हर एक वंश निकला है, एक बात। ठीक, अब वो सब पितृहंता धीरे धीरे ये आगे बढ़ते, ये भी अपना उनको हटाते हुए ये भी आगे आए, यह बात। अब महावंश, अब हम नागवंश पे आते हैं। ठीक, महावंश टीका के अनुसार एक लिच्छवी राजा में, ये जो हमने मोटी मोटी बातें बताई, अब यहाँ पर अब हम इसकी बात, शिशुनाग की बात करते हैं। किसकी बात? शिशुनाग की हम बात कर रहे हैं। ठीक, महावंश टीका के अनुसार, टीका के अनुसार एक लिच्छवी राजा, एक लिच्छवी राजा, ये कौन बात कह रहा है? महावंश टीका कह रहा है कि एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से, राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? शिशुनाग के लिए, शिशुनाग। ठीक, महावंश टीका यह बात कह रहा है कि एक लिच्छवी राजा है, उसकी एक वेश्या पत्नी है, उसी से उत्पन्न पुत्र यह शिशुनाग है। ठीक, ये कह रहा है। पुराण क्या कहता है इसके बारे में? पुराण क्या कहता है इसके बारे में? पुराण के अनुसार, ये एक तथ्य, पुराण के अनुसार। ठीक, अब पुराण के अनुसार क्या बात है? नागवंश को क्षत्रिय कहते। पुराण नागवंश को क्षत्रिय कहते हैं। पुराणों की बात सही लगती है, पुराणों की बात सही लगती है। अभी हम शिशुनाग के थोड़े जन्म के बारे में बात कर रहे हैं। ये इसलिए जो हमने आपको बता दिया पहले कि नागवंश से आपकी परीक्षाओं के लिए सिर्फ 6 प्रश्न बनते हैं। ठीक, वहीं 6 प्रश्न तो 1 प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए हमने सबसे पहले बताया कि आपको याद करने में आसानी हो। अब ये कहानी की तरह क्यों मैं आपको बता रही हूँ, जैसा कि बाकी हमने टॉपिक आप लोगों को समझाया। ठीक, मान लीजिए आप कहीं लिखित परीक्षा देते हैं, तो क्या वो शिशुनाग में जो हमने 3 बात बताई उसी से काम चल जाएगा? नहीं, आपको 200-400 शब्द में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप? उसको देखते हुए मैं यहाँ पर ये सारी बातें लिखवा रही हूँ। ठीक, पुराणों की बात सही लगती है क्योंकि अगर यह वेश्या से उत्पन्न होता तो ब्राह्मणवादी परंपरा के लोग इसे मतलब शिशुनाग को इसे राजा कभी नहीं स्वीकारते। इसकी
नहीं स्वीकारते और क्या करते, इसकी निंदा करते, निंदा करते। ठीक। महावंश टीका के अनुसार एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है किसे, शिशुनाग को। ठीक। लेकिन पुराण क्या कहता है शिशुनाग के लिए, पुराण के अनुसार नागवंश को क्षत्रिय कहा गया है, जो कि यह सही है। ठीक। पुराणों की बात सही लगती है, क्योंकि अगर यह वेश्या से उत्पन्न होता तो ब्राह्मणवादी परंपरा के लोग इसे राजा कभी नहीं स्वीकारते। ठीक। और इसकी निंदा करते, और ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि यह क्षत्रिय ही था। आपको दूसरी बात बताएं कि हमने आपको महाजनपद काल में जब 16 महाजनपदों की चर्चा की, 10 गण राज्यों की चर्चा की, और शुरुआत में ही आपको बताया कि इस पूरे 6ठी सदी ईसा पूर्व में धर्म को लेकर के आंदोलन होता है, धार्मिक आंदोलन हुआ। और यह धार्मिक आंदोलन की शुरुआत कब हो गई थी, उपनिषद काल में ही हो गई थी, यानी उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हो गई थी। किसके द्वारा, जनक, प्रहरण और अजातशत्रु, ये सब क्या किए थे, ये सब ब्राह्मण को चुनौती दे दिए थे कि तुम्हारे पास ही ज्ञान नहीं है, मैं भी ज्ञान ले सकता हूँ। तो उसी संदर्भ में 62 संप्रदाय उत्पन्न हो गए। ठीक। और जिसमें 6 ज्ञान में आगे निकले 62 में, और उस 62 में 6 वाले थोड़े कम हो गए, फिर 62 में 2 और निकल गए। जैन धर्म महावीर के नेतृत्व में और आगे बढ़ा, जबकि जैन धर्म पहले ही था। ठीक। बुद्ध के नेतृत्व में बौद्ध धर्म आगे बढ़ा। और ये सब कौन थे, ये सारे जो भी थे क्षत्रिय थे। तो जब क्षत्रिय थे तो ये आपने देखा, अभी मैं जब बौद्ध धर्म को जब ले आऊँगी तो आप वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि बहुत सारे राजा महाराजा जो क्षत्रिय हैं वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदार को लेकर के बौद्ध धर्म स्वीकार लेते हैं, और बहुत सारे लोग जैन धर्म स्वीकार लेते हैं। तो आपको बताया था कि महाजनपद काल तक वो जो अस्पृश्यता वाली बातें देखने को मिलती है, तो जो शूद्र वर्ग था वह भी कहीं न कहीं परेशान था, तो उसको भी एक रास्ता मिलता है, वह भी बौद्ध धर्म में ही सबसे ज़्यादा जाता है, जैन धर्म में भी चला जाता है। अब एक वर्ग तो उधर चला गया जो उपेक्षित था समाज से, दूसरा वैश्य बचते हैं। तो वैसे लोग कहाँ चले गए, ज़्यादातर जैन धर्म में चले गए। और जैन धर्म में ये कुछ अति भी है कि अहिंसावादी वाली बात की, हवाओं में कीड़े होते हैं, मुंह में लगा लो, और सब पता नहीं क्या क्या बहुत सारी बातें हैं। जब वो आएंगे जैन धर्म तब हम उसकी बात करेंगे। ठीक। तो उनका ये भी है एक कॉन्सेप्ट कि हम हत्या नहीं करेंगे, ज़मीन में कहीं कीड़े मकोड़े भी मर जाएंगे, खेती नहीं करेंगे, तो आप करके दे दोगे तो मैं खा लूँगा, लेकिन करूँगा नहीं, कोई हत्या वत्या नहीं करूँगा, कोई कीड़े मकोड़े नहीं मारूँगा ज़मीन के नीचे। ठीक। ये जैन धर्म के जो अनुयायी थे। जैन धर्म सबसे ज़्यादा कौन है, वैश्य वर्ग है, और पढ़े लिखे लोगों की संख्या वहाँ पर है, धनी वर्ग की। ठीक। अब बौद्ध धर्म की बात आती है तो बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा क्षत्रिय वर्ग जाता है, और अपने परिवार के परिवार लेकर के सारे बौद्ध धर्म स्वीकारते हैं। उसी समय यह नागवंश, भारशिव वंश, जो भारशिव नाग कहलाने वाला भारशिव, और इसमें जो जितने भी कई सारे शाखाएं थे, आप देखिए बिंबिसार की 500 पत्नियां थी, 500 में अगर एक पत्नी को एक पुत्र हुआ तो कितने सारे संख्या बढ़ी। मान लीजिए 100 की ही पत्नी से हो पुत्र हुआ हो तो बहुत सारे, तो सब के सब बौद्ध धर्म में चले जाते हैं। और यहाँ पर एक अलग से बात बता रही हूँ मैं, यहाँ पर अभी इसका विषय नहीं है, लेकिन जब आई है बात तो बता रही हूँ। तो उस समय क्या हुआ कि जब बौद्ध धर्म स्वीकार लेते हैं लोग ना, तो अब जब यहाँ थे इस वाले वर्ण व्यवस्था में, तो वह पूजा पाठ तो करते, वहाँ जा कर के भी वो लोग जब बौद्ध धर्म स्वीकारे थे क्या करेंगे भाई, बूढ़े लोग थे, जवान लोग थे, सब थे, तब यहाँ वाले ही कर्मकांड शुरू कर दिए वो लोग।
जैसे पूजा पाठ करना, जैसे यज्ञ करना, ये सब। तो इस समय के साथ धीरे धीरे मतलब एक क्षत्रिय का जो है एक संख्या कम नजर आया उस समय। ठीक, मैं आपको कहानी तरह बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो उसी संदर्भ में समय के साथ आगे बढ़ता है। फिर शंकराचार्य आते हैं। शंकराचार्य ने सनातन धर्म को फिर से जीवित किया और शंकराचार्य जाते हैं उन क्षत्रियों के पास जो बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा स्वीकारे हैं, जैन धर्म स्वीकारे हैं, कि जब आपको यही कर्मकांड करना है यहाँ पर, तो इससे अच्छा आप वापस क्यों नहीं लौट आते। तो बहुत सारे लोग वहाँ से वापस लौट आए, बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में वापस लौट के आते हैं, क्योंकि उस समय एक क्षत्रित्व जैसे खत्म सा होता है। और दूसरी तरफ आपको हम बता रहे हैं कि नागवंश के बाद तुरंत नंदवंश आता है। नंदवंश को भी इतिहास में एक निम्न कुल का बताया जाता है और उसे एक राट कहा जाता है, उसकी उपाधि है। और उसे महापद्म नंद की बात कर रही हूँ, नंदवंश का जो संस्थापक था महापद्म नंद, उसे एक राट और परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। ठीक, और परशुराम का दूसरा अवतार क्यों कहा जाता है कि जब वह राजा बनता है तो जो बचे कुछ क्षत्रिय थे ना, सबको मारता है। परशुराम ही तो क्षत्रियों को मारे थे, इस वजह से उसे भी एक दूसरा परशुराम कहा जाता है। तो जब शंकराचार्य के आह्वान पर बहुत सारे क्षत्रिय जब इधर आए जो बौद्ध बन चुके थे, तो अब उस समय क्षत्रिय वाली कुछ बात नहीं रह गई थी। तो इन लोगों ने, अब वो राजा थे भाई, क्षत्रिय तो थे लेकिन राजा थे, तो राजा के पुत्र लौटते हैं इधर भाई, कई सारी पीढ़ियां बीतती हैं। ये 6ठी सदी की बात है और बाद में शंकराचार्य कब आते हैं पता है आप लोगों को। ठीक, तो जब वो वापस लौटते हैं बौद्ध धर्म से छोड़कर सनातन में आते हैं ना, तो वह राजाओं के पुत्र होते, इसलिए वह अपने आप को राजपूत के नाम से संबोधित करते हैं। और तब से राजपूत काल शुरू होता है। जब राजपूत हम पढ़ाएंगे तो राजपूत की चर्चा और करेंगे, और इस राजपूत में और भी मिश्रण होता है। अलग अलग माता पिता के पुत्र से उत्पन्न जो पुत्र होते हैं, अलग अलग जो कुल समुदाय जाति से भी बहुत सारे जिनके अंदर वीरता बाहुबल होता है, वह भी उस श्रेणी में ब्राह्मणवादी परंपरा के लोग उनको वहाँ पर स्थापित कर देते हैं, आप भी राजपूत हैं। ठीक, तो इस तरीके से फिर राजपूतों का उदय होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह हम थोड़ा सा आपको कहानी बताने का प्रयास किए। ठीक, कि बहुत ये अब कहानी क्यों बताएं ये सारा, कि ये नागवंश या भारशिव वंश या हर्यक वंश, ये कहाँ सारे विलुप्त हो गए। इसलिए यह कहानी, ये कहीं न कहीं ये सारे के सारे शुरुआत में क्या स्वीकार लेते हैं, बौद्ध धर्म स्वीकारते हैं। ठीक, बौद्ध धर्म स्वीकार लेते हैं, फिर वापस आते हैं, तो चीज़ें बदल जाती हैं। अब हम बाकी बातें बाद में करेंगे। अब इतना आपको समझ में आया। ठीक, अब ये बातें हो गई। अब हमने यहाँ पर इसके जन्म के बारे में थोड़ी बात कर दी। अब हम शिशुनाग, ठीक, अब ये अवंती की बात करते हैं थोड़ा सा। नहीं, शिशुनाग की पहले भाई यहाँ पर बात करें। शिशुनाग अवंती को मगध में मिलाया है। ठीक, अब ये दूसरे पे, पहले इसकी बात कर लेते। ठीक, ठीक है ना। एक सुधाकर चंडोपाध्याय हैं। कौन? सुधाकर चंडोपाध्याय। एक सुधाकर चट्टोपाध्याय ठीक, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हर्य वंश जो अंतिम
शासक नागदशक था। हर्यक वंश का, ये सुधाकर जी कहते हैं कि हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ठीक, नागदशक था। उसका नागदशक का उसका सेनापति कौन था? शिशुनाग था। सेनापति शिशुनाग था। ठीक, ये कौन कहता है? ये सुधाकर चंडोपाध्याय कहते हैं हर्यक वंश का जो अंतिम शासक नागदशक था उसका सेनापति शिशुनाग था। और नागदशक के ही शासन काल में शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण किया था। ठीक, ऐसा ये कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सेनापति है, यह शिशुनाग सेनापति है, तो सेना इसके नियंत्रण में होती है। ठीक, इसे हटाते हैं थोड़ा सा, आप इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए तो हटाते हैं, फिर कुछ और बातें बताती हूँ। हो गया होगा? जब शिशुनाग प्रधान सेनापति है, यहीं पर बात करती हूँ। ठीक, यहाँ वाली बातें कुछ यहाँ है। जब शिशुनाग सेनापति है, पूरी सेना इसके नियंत्रण में है, पूरी सेना इसके नियंत्रण में है। ठीक, यह अवंती पर आक्रमण करता है, यह अवंती पर आक्रमण करता है और जीत लेता है, अवंती मगध में आ गया। अब क्या हुआ? अवंती मगध में आ गया। ठीक, यह बात कौन कह रहा है? यह बात सुधाकर चंडोपाध्याय कह रहे हैं। ठीक, इसके बाद जनता ने जब अवंती मगध में आ गया, इतनी काबिलियत देखी शिशुनाग की। शिशुनाग काशी का अमात्य था पहले। ठीक, इसके बाद जनता ने नागदशक को पदच्युत करके शिशुनाग को सिंहासन पर बैठाया था। ठीक, यह बात शिशुनाग सुधाकर जी कहते हैं कि हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था और उसका सेनापति शिशुनाग था। जब शिशुनाग सेनापति है, पूरी सेना इसके नियंत्रण में है और यह अवंती पर आक्रमण करता है राजा बनने के पहले ही। ठीक, और जीत लेता है, अवंती मगध में आ गया। इसके बाद जनता ने नागदशक को हटा दिया, सिंहासन से पदच्युत कर दिया और शिशुनाग के सिंहासन पर बैठा दिया। और यही प्रश्न ये है कि जनता द्वारा चुना गया शिशुनाग, ठीक, सिंहासन पर जनता बैठाती है शिशुनाग को। शिशुनाग अवंती की विजय। ठीक, अब कुछ बातें और।
मिनट। यहाँ पर लिखती हूँ शिशुनाग, शिशुनाग अवंती, अवंती पर विजय शिशुनाग का अवंती पर विजय करने यानी अवंती पर अधिकार करने से, अवंती पर अधिकार करने से मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक हो गई। जब शिशुनाग अवंती पर विजय करता है, वहाँ वाली ही बातें की चर्चा चल रही है। शिशुनाग अवंती पर जब विजय करता है यानी अधिकार कर लेता है, तो मगध साम्राज्य कहाँ तक सीमा बढ़ती है? इसकी मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक हो जाती है। ठीक, अवंती का अधिकार वत्स पर था। अवंती का अधिकार जो था, अवंती का अधिकार वत्स पर था। तो वत्स साथ में आ गया। ठीक, हमने आपको पहले भी बताया था कि अवंती जो है, अवंती का अधिकार वत्स पर था। अवंती का अधिकार अश्मक पर भी था, ठीक, और अश्मक का अधिकार कलिंग पर था। यहाँ दिखाई दे रहा होगा। हमने आपको पहले बताया कि अवंती का अधिकार वत्स पर भी था, अवंती का अधिकार अश्मक पर भी था, और अश्मक का अधिकार कलिंग पर था। तो जब यहाँ से मगध आक्रमण इसको करता है, तो ये सारे के सारे क्षेत्र मगध में मिल जाते हैं। ठीक, यह बात हमने आपको पहले भी समझाई है, फिर से समझा रही हूँ। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से सब जुड़े रहते हैं, इस वजह से बता रही हूँ। अवंती का अधिकार जब मत्स्य पर हुआ, तब मगध में फिर यहाँ पर क्या करता है, दूसरी राजधानी बना लेता है। ठीक, इतना ही नहीं, शिशुनाग ने और भी महाजनपदों को, अपने क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। किसने मिलाया था? शिशुनाग ने। विजयों के फलस्वरूप मगध साम्राज्य एक विशाल, बहुत सारे इसने साम्राज्यों को मिलाया था इसने। ठीक, लेकिन मुख्य रूप से अवंती और वत्स का नाम आता है शिशुनाग के लिए। ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यह नाम बार बार ले रही हूँ। ठीक, विजयों के फलस्वरूप शिशुनाग के विजयों के फलस्वरूप मगध साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य में बदल गया। मगध साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य में बदल गया। ठीक, इसका पहले स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार कलिंग की भी चर्चा कर रही हूँ, जब कलिंग मगध में पहले मिल चुका है, तो मगध का राजा जब अशोक बनता है तो उसको क्या ज़रूरत थी कलिंग को जीतने की? क्यों? क्योंकि यह
6ठी सदी ईसा पूर्व चल रहा है, महाजनपद चल रहा है। अभी मौर्य वाली बात नहीं है, देखने को मिल रही है। मौर्य में चंद्रगुप्त की भी एंट्री नहीं हुई है, नहीं, अभी तो समय बहुत पीछे है, और आगे बढ़ेगा तब मौर्य आएगा, तब जा कर के अशोक आता है उस मौर्य साम्राज्य में। तो इतने सालों का अंतर हो जाता है, तो बहुत सारे लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। तो जब स्वतंत्र हो जाते हैं तो फिर वापस मिलाया जाता है। ये वाली बात है, आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक, हो गया होगा स्क्रीनशॉट इसका। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी शिशुनाग हो गया। चलिए जब शिशुनाग अवंती और वत्स पर का अधिकार हो जाता है ना, तो कई सारे रास्ते खुल जाते हैं। जब मगध का अधिकार शिशुनाग के नेतृत्व में अवंती पर हो जाता है, अवंती से वत्स मिल जाता है और अश्मक भी मिल जाता है, कलिंग, ये सब तो बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से, और वो रास्ता धीरे धीरे कहाँ तक, भड़ोस तक भी चला जाता है। ठीक, अभी हम समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़िए ना, यहाँ देखिए थोड़ा सा हम शिशुनाग ने ये अलग तथ्य है। शिशुनाग ने मगध से, जब शिशुनाग मगध का राजा है, तब मगध से जहाँ जहाँ वो जीता, कहाँ कहाँ, बंगाल, उसकी जो राज्य सीमा जाती है कहाँ तक, बंगाल तक, बंगाल। ठीक, ये देखिए मालवा, उत्तर प्रदेश, आज का जो उत्तर प्रदेश है, ये सब, ये सारे के सारे भूभाग जीत लेता है। यह भूभाग जीत लेता है। कौन जीतता है? शिशुनाग जीतता है। ठीक, और इन क्षेत्रों पर जब अधिकार हो जाता है तो वह सीमा क्षेत्रों पर जब अधिकार हुआ तो बहुत बड़ा एक साम्राज्य मगध का हो जाता है। ये सारे के सारे यहाँ बंगाल, मालवा, उत्तर प्रदेश, सारे के सारा जो भूभाग है यह मगध साम्राज्य तक बन जाता है। और एक भंडारकर महोदय हैं, इनका अनुमान है, एक है एक भंडारकर हैं। ठीक, इनका अनुमान है, भंडारकर हैं। ठीक, इनका अनुमान क्या है? ये अनुमान की बात कर रहे हैं। ठीक, अनुमान है कि शिशुनाग के समय कौशल भी मगध की अधीनता में था। कौशल भी मगध की अधीनता में था। ठीक, भंडारकर महोदय कह रहे हैं कि शिशुनाग के समय, जब शिशुनाग मगध का राजा था, तो कौशल वाला क्षेत्र भी इसके अंदर था, इसके मतलब क्षेत्राधिकार में था। उस समय जब शिशुनाग मगध पर शासक था, तो उस समय में पूरे उत्तर भारत में मगध का कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था। ठीक, जब नागवंश का शासक शिशुनाग
मगध पर शासन कर रहा था, मगध का शासक था, तो पूरे उत्तर भारत में इसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था, सबको यह जीत रखा था। अब बड़ी अफसोस की बात है कि इन सब के बारे में इतिहासकारों ने बहुत कम लिखा है, या तो प्रश्न यहाँ से कम पूछे जाते हैं इस वजह से, या जो भी हो, पर यहाँ से मगध नागवंश से मुश्किल से 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी घुमा फिरा के वहीं प्रश्न आते हैं बार बार, इसीलिए हमने सबसे पहले ही वह बातें आपको बता दिया था। ठीक, उस समय काल में, यानी शिशुनाग के काल में पूरे उत्तर भारत में मगध का कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं बचा था। सब शिशुनाग के नेतृत्व में ही हुआ था यह सब। ठीक, कि उत्तर भारत में इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। जब शिशुनाग ने वत्स तथा अवंती पर अधिकार कर लिया तो आर्थिक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। आर्थिक दृष्टि से यानी व्यापारिक मार्ग खुले। लिखिए, आर्थिक दृष्टि से हम देख रहे हैं। ठीक, आर्थिक दृष्टि की बात कर रहे हैं थोड़ा सा। जब शिशुनाग ने वत्स तथा अवंती पर अधिकार कर लिया तो क्या हुआ? व्यापारिक मार्ग खुल गए। ठीक, पाटलिपुत्र से एक मार्ग वत्स तथा अवंती होते हुए भड़ौच तक जाता था। ठीक, फिर आर्थिक दृष्टि से जब शिशुनाग ने वत्स तथा अवंती पर अधिकार कर लिया तो व्यापारिक मार्ग खुल गए, रास्ता खुल गया व्यापार के लिए। पाटलिपुत्र से एक मार्ग वत्स तथा अवंती होते हुए जाता था। अगर अवंती जा रहा है रास्ता, तो अवंती से रास्ता अस्मक की तरफ भी था, क्योंकि अवंती के अंदर में ये भी था, अस्मक भी था। ठीक, तो दक्षिण भारत भी अपने आप चला गया रास्ता। ठीक है, और ये भड़ौस तक भी जा रहा है यह रास्ता। इस प्रकार वत्स अवंती अधिकार हो जाने से पाटलिपुत्र का पश्चिमी, यहीं पर लिख देती हूँ, इस प्रकार वत्स अवंती इस प्रकार वत्स तथा अवंती पर अधिकार हो जाने से पाटलिपुत्र का पश्चिमी विश्व व्यापार के लिए नया मार्ग
पश्चिमी व्यापार, यहाँ जगह दिखाई दे रहा होगा, पश्चिमी, पाटलिपुत्र का पश्चिमी विश्व व्यापार के लिए नया मार्ग या रास्ता मिल जाता है। फिर से सुनिए, ठीक, फिर से सुनिए कि यहाँ वाली बात, आर्थिक दृष्टि से जब शिशुनाग ने वसता अवंती पर अधिकार कर लिया तो व्यापारिक मार्ग खुल गया। पाटलिपुत्र से एक मार्ग वसता अवंती होते हुए जा रहा था और यह रास्ते भड़ौ तक जाता है। इस प्रकार वत्स तथा अवंती पर अधिकार हो जाने से पाटलिपुत्र का पश्चिमी विश्व व्यापार के लिए नया रास्ता खुल जाता है कि यह विदेश में भी अपना व्यापार करता है। और इसको स्क्रीनशॉट खींचिए जरा, बस थोड़ा सा और रह गया इसमें, हो गया। अब यहीं एक लाइन इसके बारे में और है। अब हम यहाँ पर दूसरी राजधानी के लिए भी थोड़ा सा बात कर देते हैं, ठीक। वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी शिशुनाग ने बनाया था। वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी शिशुनाग ने बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि वज्जी संघ पर कठोर नियंत्रण रख सके, इसीलिए कठोर नियंत्रण रखने के लिए कि भाई अब इतना बड़ा व्यापार इसने बनाया, साम्राज्य बनाया शिशुनाग ने, पूरे उत्तर भारत को ही अपने में मिला लिया, मतलब मगध में मिला लिया, तो उसने एक नियंत्रण रखने के लिए वैशाली में दूसरी राजधानी बना दिया था, ठीक। तो अब आगे हम ये वाली भी आप लिख लीजिए कि या तो यहाँ ये नई लाइन है तो स्क्रीनशॉट ही खींच लीजिए। अब हम आगे काला शोक की बात करेंगे, ठीक। काला शोक, अब हम थोड़ा काला शोक के बारे में चर्चा करेंगे। काला शोक का वैसे मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक, थोड़ा सा समझाने के लिए अलग अलग, क्योंकि बहुत सारी बातें हम नागवंश के वहीं पर बताएं और जो भी 2-4 पॉइंट इनके लिए बनता है हम यहाँ लिख दिए, एक एक करके मैं समझा रही हूँ, ठीक। यहाँ देखिए, ये है काला शोक, ठीक, शिशुनाग का उत्तराधिकारी काला शोक है। इनका शासनकाल 394 से 396 ईसा पूर्व है, ठीक। हम नागवंश की ही, नागवंश हट गया भाई, चलिए अब इसे हटा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर लिखे नागवंश, ठीक है ना, नागवंश की बात हो रही है यहाँ पर। अब शासनकाल तो हमने हटा दिया, चलिए कोई बात नहीं। अब हम काला शोक की बात करेंगे, ठीक। तो काला शोक के लिए पुराणों में काला शोक के लिए यह बात है कि काला शोक काक वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। कहाँ पर? काला शोक को पुराण में काक वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। यह काले रंग का था बिल्कुल, काक वर्ण मतलब काले रंग का, काला कौआ था बिल्कुल, काला शोक, इसीलिए इसे काक वर्ण कहा गया है, ठीक।
वर्ण मतलब रंग से, मतलब काक मतलब कौवा, ठीक। अब कालाशोक वैशाली से, इसके पिताजी ने जो राजधानी कहाँ बनाई थी, वैशाली, ठीक, दूसरी राजधानी वैशाली बना दिया था पाटलिपुत्र से। अब वैशाली से, वैशाली राजधानी से वह पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया। कालाशोक ने वैशाली से जो मगध पाटलिपुत्र वापस ले आया। इसने यहाँ से, यह बात काकवर्ण आम बात है, लेकिन यह एक बात खास है, ये बात कि मगध का कौन सा राजा था जो वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित करता है, ले आता है, तो वह कालाशोक था, ठीक। एक प्रश्न, दो प्रश्न यहाँ से। अब इसी कालाशोक के समय दूसरा बौद्ध सम्मेलन या संगीति होता है। संगीति का आयोजन हुआ और बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। एक भाग स्थविरवाद, और यही स्थविरवाद आगे जाके हीनयान बनता है। दूसरा महासांघिक, और यही महासांघिक आगे जाके महायान बनता है। बौद्ध धर्म जब हम पढ़ाएंगे तो बाकी बातें हमारी अच्छे से चर्चा होगी, ठीक। अब ये जो है, जो परंपरागत जो नियम था जिनके पास, ये वाले महासांघिक जो ये नए नियमों को समाविष्ट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, वह महासांघिक हो जाते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई, यह बात तो हम पहले भी बता दिए थे बेटा, फिर ये बात तो दोहरा रही हूँ। देखो, स्थविरवाद जब ये दो भागों में बढ़ता है तो स्थविरवाद के लोग जो होते हैं, परंपरागत नियम में, इनकी बात लिख देती हूँ, यह परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले लोग थे, रखने वाले लोग थे। अब ये जो महासांघिक है, अब इनकी हम बात करेंगे। ये कौन से लोग थे? ये लोग, जिन लोगों ने नए नियमों को, ये लोग जो है, जिन लोगों ने नए नियमों को समाविष्ट कर लिया, ठीक, यह महासांघिक हो गए, ठीक, महासांघिक कहलाए। ये बात समझ में आई? अच्छा, पहला जो बौद्ध सम्मेलन था वह कब हुआ था? यहाँ दूसरा बौद्ध सम्मेलन हो रहा है कालाशोक के समय, ठीक। पहला बौद्ध सम्मेलन अजातशत्रु के समय हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, ठीक। सप्तपर्णी गुफा कहाँ? राजगृह में हुआ था, ठीक। कब हुआ था? 483 में हुआ था पहला बौद्ध सम्मेलन, और दूसरा बौद्ध सम्मेलन कालाशोक के समय हो रहा है, ठीक। और 100 साल बाद लगभग हो रहा है, यह बुद्ध के मरने के 100 साल बाद हो रहा है दूसरा बौद्ध सम्मेलन। और यहाँ पर 100 सालों में तो भाई देखिए बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं ना, इसलिए कुछ लोग परंपरागत नियम मान रहे थे और कुछ लोगों ने नए नियम जोड़ लिए, तो वह महासांघिक वहीं बाद में महायान बन जाता है, ठीक। और तीसरा बौद्ध सम्मेलन कब होता है? तीसरा बौद्ध सम्मेलन अशोक के समय होता है। अशोक मौर्य राजा था ना, मौर्य राजा अशोक के समय होता है, और वह कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में। अभी तो हम जब मौर्य वंश पढ़ेंगे तो वहाँ, लेकिन एक समझने के लिए मैं यही बता दे रही हूँ कि इसके समय दूसरा बौद्ध सम्मेलन हो रहा है। कब? 100 साल बाद हो रहा है। अब तीसरा बौद्ध सम्मेलन तो अशोक के समय हो गया, पाटलिपुत्र में हुआ। चौथा बौद्ध सम्मेलन कब होता है? जब कुषाणों का शासन होता है, और राजा कौन सा था? कनिष्क था। और ये कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था, ठीक।
क्योंकि मैं भी थोड़ी सी याद करती हूँ ना, अभी तो बाद में आएगी, जब पढ़ाना होता है तो थोड़ा सा पेज पलट के भी आना होता है। ठीक, तो ये बातें रही। अब काक वर्ण के लिए हर्षचरित भी कुछ कह रहा है। ये हर्षचरित किसने लिखा है भाई? बाण भट्ट ने लिखा है। हर्षचरित किसने लिखा है? बाण भट्ट। ठीक, बाण भट्ट। ठीक, बाण भट्ट का हर्षचरित कहता है कि काकवर्ण की हत्या, काकवर्ण अर्थात कालाशोक की हत्या चाकू मार के, चाकू कहाँ मारी गई थी? गले में। भाई आजकल जब हत्या वगैरह होती है तो पूछा जाता है ना, कोर्ट पूछता है चाकू से मारा था कि गन से मारा, बंदूक से मारा था, सीने में मारा था, दिमाग पे मारा था, इधर मारा था, कहाँ मारा था, कहाँ से हत्या हुई है ना, तमाम बातें होती है ना। तो इसी तरीके से चाकू, काकवर्ण की हत्या चाकू मारा था, कहाँ? गले में मारा था। तो गले में मार के महापद्मनंद ने किया था। और यह महापद्मनंद कौन है? ये वही महापद्मनंद है जो नंद वंश का संस्थापक है। यह महापद्मनंद जो है, यह नंद वंश का, यह वही है, यह नंद वंश का संस्थापक है भाई। ठीक, यह नंद वंश का संस्थापक है, यह महापद्मनंद। ठीक, कालाशोक संभवतः 346 ईसा पूर्व तक 366 ईसा पूर्व तक शासन करता है यह। और यह महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। महाबोधि, यहां पर लिखती हूं मैं, महाबोधि वंश के, महाबोधि अंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र हुए थे, जिन्होंने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष तक शासन किया था। पुराणों के अनुसार अब यहाँ पर लिख दे रही हूँ, इसकी लाइन कहाँ लिखूँ? अब यहाँ पुराणों के अनुसार नंदिवर्धन, यहाँ महानंदिन नागवंश का अंतिम शासक था। नंदिवर्धन या महानंदिन नागवंश का अंतिम शासक था। ठीक, यह आखिरी लाइन आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हमने यह लिखा है, यह बातें हमने चर्चा कर दिया है। आखिरी लाइन यहाँ पर जो है कि महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र हुए थे, जिन्होंने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष तक शासन किया था भाई। ठीक, और पुराणों के अनुसार, आखिरी लाइन, पुराणों के अनुसार नंदिवर्धन या महानंदिन नागवंश का अंतिम शासक था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हर्षचरित कह रहा है कि काकवर्ण, कालाशोक की हत्या महापद्मनंद ने कर दिया था, तो वह राजा हुआ भाई, नंदवंश की स्थापना करता है। ठीक है, वहाँ वह मगध में राजा हुआ, लेकिन कालाशोक के 10 पुत्र थे। तो भाई इतना बड़ा इलाका, कहीं ना कहीं यह लोग राजा वाला काम किए। राजा नहीं रहे, वो तो छोटे मोटे जैसे राजा होते वैसे थे, और वो लगभग इसी महापद्मनंद के अधिकार क्षेत्र में ही वह राजा रहे होंगे। और ये
22 वर्ष तक ही राज्य किए, उसके बाद बिल्कुल इनका समाप्त हो जाता है, बिल्कुल कुछ बचता ही नहीं नागवंश का। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया कि ये नागवंश, भारशिव नागवंश और हर्यक वंश आज भी किसी न किसी रूप में वह परिवर्तित होकर के हैं धरती पर। ठीक, तो चलिए अब हमारा नागवंश खत्म हो गया। इसको पहले स्क्रीनशॉट खींचिए आप लोग, यहाँ इस तरीके से समझाना था इसलिए मैंने यहाँ पे समझा दिया, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो गया बेटा। ठीक, हो गया स्क्रीनशॉट? हाँ, तो नागवंश खत्म कर दिया। अब जो हमारी अगली क्लास होगी वह नंदवंश पर होगी। ठीक, मैं जानबूझ के बड़े बड़े क्लास बना रही हूँ, एक ही क्लास में आप लोगों को एक सीरीज से चलता रहे और समझ में आ जाए, क्योंकि जब क्लासें बदलती है ना तो मेरे भी पढ़ाने के तरीके कुछ ना कुछ बदल जाता है, कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, तो कई सारे क्लास बनाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप लोगों को अगर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, मतलब बोरिंग महसूस करते हैं, तो 2 बार में देख लिया करिए। ठीक, चलिए, बाकी आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद। और आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगी कि एक प्रिंस गुप्ता हैं, वह भी शायद उन्होंने लिखा था कि वो भी वाराणसी के रहने वाले हैं, तो अच्छा लगा पढ़ के, क्योंकि मेरी भी जन्मस्थली वाराणसी ही है, काशी। मुझे तो कई साल हो गए हुए, लेकिन जब भी कभी जाना हो तो मैं ज़रूर मिलूँगी आपसे। चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।